नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के सेम पित्रोदा के बयान पर सियासत जारी। सीएम धामी ने किया पलटवार, कहा पित्रोदा युवराज के सलाहकार, कांग्रेस वही करती है जो पित्रोदा कहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिजली का झटका, बिजली की दरों में किया गया इजाफा। आयोग ने लिया घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दाम बढ़ाने का फैसला। चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी। प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर। पशुपालन विभाग ने की घोड़े खच्चरों की व्यवस्था। गढ़वाल के कुमाऊं तक धधक रहे जंगल। 581 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा को हुआ नुकसान। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा न मंत्रियों का पता न मुख्यमंत्री का, सब चुनाव में मस्त। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों में बर्फबारी जारी। ग्रामीण इलाकों में बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। सेम पित्रोदा के बयान पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के युवराज के सलाहकार कहा कि कांग्रेस के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस वही करती है जो सेम पित्रोदा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सेम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जो बात कही है उससे लगता है कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए देश के लोगों की संपत्ति और उनकी कमाई पर अपनी नजरें जमाए बैठी है। वहीं उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों का हक छीनकर एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण के रूप में दिया, जबकि मोदी सरकार में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार है और सरकार सभी लोगों के हित में काम कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान हुआ है, लेकिन वन विभाग सुलग रहे पहाड़ों में आग बुझाने के लिए झांप पर निर्भर है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुब्बार में लिपटी हुई हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन ना मंत्रियों का पता है और ना ही मुख्यमंत्री का, क्योंकि सब चुनाव में मस्त है। उत्तराखंड में तो स्थिति ये है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था कि कहावत को उत्तराखंड की सरकार चरितार्थ कर रही है। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं। करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं, जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जंगलों में आग लगने से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 7 दिन बाद बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का जोरदार करंट लगा है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के
7 दिन बाद प्रदेश में 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका देते हुए बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। आयोग ने घरेलू, व्यापारिक और औद्योगिक तीनों उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। पिटकुल और यूपीसीएल के साथ यूजेवीएनएल ने चुनाव से पहले बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन आयोग ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद सोमवार को निर्वाचन आयोग से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया। बढ़ी हुई बिजली की नई दरें अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी इसमें 75 पैसे पर यूनिट की एनर्जी चार्जेज में बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार ये सारे कैटेगरी जो है, कैटेगरी घरेलू, इंडस्ट्री, पीटीडब्ल्यू सभी में अगर देखा जाए तो कमर्शियल और इंडस्ट्री में 6.92 में मैक्सिमम वृद्धि की गई है और घरेलू कनेक्शन में बहुत पार्शियल, आंशिक रूप से वृद्धि की गई है। ठीक है। देहरादून में आज चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में सभी अधिकारियों को यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्थायी चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सा और जरूरी स्टाफ की तैनाती के साथ साथ घोड़े, खच्चरों को होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सकों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून, सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करें। हम लोगों ने आकलन किया है, सब विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा ये उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उनके संबंध में आज बैठक हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों से युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए विभाग दीर्घकालीन महत्व की योजनाओं के निर्माण और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी पर्याप्त ध्यान दे। साथ ही जिलाधिकारी ने यात्रा के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए भी संबंधित विभाग एवं संगठन से मिलजुल कर कारगर कदम उठाने की अपेक्षा की। चारधाम यात्रा को लेकर जिला मुख्यालय पर आयोजित एक बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा शुरू होने में अब काफी कम समय बचा है, लिहाजा सभी विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता व टीम भावना के साथ यात्रा की तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। चारधाम यात्रा की दृष्टिगत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एपी अंशुमन से डीआईजी गढ़वाल समेत गढ़वाल क्षेत्र के जिलों के एसएसपी सहित एसटीएफ, सेनानायक, एसडीआरएफ संबंधित विभाग से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। चारों धामों में सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट, धामों में पर्याप्त पुलिस बल, क्षतिग्रस्त मार्गों को समय से ठीक करने के निर्देश, यात्रियों की सुविधाओं के लिए अस्थायी थाने, चौकियां, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सहित 27 बिंदुओं पर चर्चा की गई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से
होने जा रही है, जिसको लेकर के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक की अगर बात करें तो पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है, जिससे यह तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी है। देखिए, चार धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराएं। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करें और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। खबरों की तरफ, जसपुर में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय समिति ने सीएचसी के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक पर लगे भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपी की जांच की और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। बता दें कि भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार ने अस्पताल से रोगियों को रेफर करने, क्षेत्र में अपंजीकृत हॉस्पिटलों को बढ़ावा देने, वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए थे। विधायक आदेश चौहान ने शिकायत की, सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसके बाद भी अस्पताल रेफर केंद्र बना है। एक जांच आई है, हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी संबंधित पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और उसी के बयान के आधार पर जिस कंसर्न पे हमें देना पड़ेगा और बयान इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए हम कमेटी बैठी हुई है और सभी के बयान देंगे, सभी पक्षों के, और उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ सुबह को मॉर्निंग में फूल तोड़ने के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने फूल तोड़े हैं। मैंने कहा हाँ तोड़े हैं। कि क्यों तोड़े हैं? मैंने कहा पूजा पे चढ़ाने के लिए, भगवान जी पे चढ़ाने के लिए तोड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद में उन्होंने उसे गार्ड को मतलब आवाज़ दी और उससे कहा कि इन्हें एक कमरे में बंद कर दो। तो मैंने कहा तुम कमरे में बंद करोगे तो कर दो मुझे कमरे में बंद। फिर मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, ना कह करके, और मैं अपने घर चली गई। उसके बाद ये जो अधिकारी आई हुई है, इनसे शिकायत की। मसूरी में आगामी पर्यटन सीजन में पेयजल की दिक्कत ना हो, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने जल निगम और गढ़वाल जन संस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की। दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपस में सामंजस्य बनाकर मसूरी में पेयजल की आपूर्ति करें। उन्होंने बताया कि मसूरी में पर्यटन सीजन में 14 MLD पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में 11.50 MLD पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें 4 MLD पानी मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर क्षेत्र में कई जगह तकनीकी दिक्कतों के कारण लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है, जिसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। चारधाम यात्रा भी जैसे स्टार्ट होने वाली है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने डीएम मैडम के आदेशों में ये अपनी तैयारियों का संज्ञान लेने के लिए सब चीज़ों की बैठक बुलाई थी। उसमें हमने जल संस्थान और पेयजल निगम की जो वाटर सप्लाई कितनी वर्तमान में वो कर रहे हैं, पंपिंग स्टेशन के द्वारा सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा 4 MLD पानी जो है वो यमुना पंपिंग स्कीम का जो पेयजल की लाइन से उनको प्राप्त हो रहा है, तो 11.5 MLD पानी जो है वर्तमान में मसूरी में सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो है पीक सीजन की हमारी जो डिमांड एवरेज रहती है वो 14 MLD की रहती है, तो हमारे पास सफिशिएंट पानी उपलब्ध है। इसके अलावा भी हमारे पास 8 MLD पानी यमुना पंपिंग स्कीम में और उपलब्ध है, जो हम जरूरत पड़ने पर सप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल
आग से धधक रहे हैं। इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा का नुकसान हुआ, लेकिन वन विभाग सुलग रहे पहाड़ों में आग बुझाने के लिए झांप पर निर्भर है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में तो स्थिति ये है कि रोम जल्लाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल जो है आग से धधक रहे हैं और काफी दिन हो गए और उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग की सूचना जो है वो लगातार सामने आ रही है और इससे वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है, जो जीव जंतु हैं उनको भी भारी नुकसान हो रहा है। तो क्या कुछ कारण है जो अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो बीते 24 घंटे हैं उनमें जो नए आंकड़े आए हैं उनमें 31 स्थानों पर जो मामले हैं वो सामने आए हैं। वहीं जो वन संरक्षक हैं, जो प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा, उनके मुताबिक उनका जो बयान भी सामने आया था, उन्होंने ये भी कहा था कि 24 घंटे में जो आरक्षित वन है उनमें 29 सिविल या वन पंचायतों में जो घटनाएं वो सामने आ रही है लगातार। यानी कि अभी तक पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो 24 घंटे में 33.34 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, राहत की बात यह है कि मानव हानि की कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। गढ़वाल मंडल के जो टिहरी जिला है, पौड़ी जिला है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, यहाँ पर जो जंगल है वो लगातार धधक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीड़ के पेड़ हैं। तो चीड़ के पेड़ होने के कारण जो है लगातार आग फैल रही है और वन कर्मी जो है वो जंगलों की आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। जब तक वो एक जगह पर आग बुझा रहे हैं तो ऐसे में स्थिति ये बन जा रही है कि दूसरी जगह पर आग लग जा रही। तो ऐसे में जो समन्वय होना चाहिए था आपस में वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन अभी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी अब सामने आया है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक भी लेने वाले हैं शाम के टाइम। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आने वाली घटनाएं हैं इनको रोकने में जो है विभाग को दिशा निर्देश देते हैं। वहीं अगर अभी बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी वनाग्नि हो रही है उसमें सेना की मदद ली जाएगी और साथ ही साथ वो आज खुद जो है हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकता है कि सरकार भी इस मसले पर गंभीर है, जो वन विभाग है वो भी इस मसले पर गंभीर है। लेकिन आग का लगातार धधकना, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में आग लगातार धधक रही है और जंगल पूरे जो है वो राख होते जा रहे हैं और जो भी वन्य जीव हैं वो अब शहर और जो है सड़क की तरफ आने लगे हैं। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन बताने के बाद बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के लिए रुख कर रहे हैं और इसे देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम भी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर 4 साइट को त्रिजुगी नारायण, तिलवाड़ा, ऋषिलोक ऋषिकेश और गंगा रिसोर्ट ऋषिकेश को प्रमोट कर रहा है। GMVN की माने तो इससे बड़े पैमाने पर शादियों की बुकिंग भी मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने 3-4 उसमें वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए TRH सेलेक्ट की हैं, जिसमें त्रिजुगी नारायण है और अपना ऋषिकेश है, तिलवाड़ा है, ये डाक पत्थर है। तो इसमें हम उसको शादी वालों को और सुविधा दे रहे हैं, जिसमें जैसे जो भी चीज़ें हैं उनको हम वो बाहर से हायर न करके हम स्वयं उनसे हायर करके उनको उपलब्ध कराएं। सरकार के नुमाइंदे जनता के पैसों की किस तरह से बंदरबाज करने में लगे हुए हैं, इस बात का अंदाजा रुड़की लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों की मिलीभगत से साफ तौर से लगाया जा सकता है। बता दें कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव कोटवाल आलमपुर से वसवा खेड़ी जाने वाले मार्ग पर 5 महीने पहले 2 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण
रुड़की लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था और इस निर्माण का पेमेंट भी कुछ समय पहले ही विभाग द्वारा ठेकेदार को कर दिया गया था। पर मार्ग की सही हालत होने के बावजूद PMGSY विभाग द्वारा इस मार्ग को तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अच्छी खासी सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, जबकि हाल ही में इस सड़क का निर्माण किया गया था। रोड के लिए मामला ये हो 6 महीने पहले ही बनी थी, बढ़िया सड़क थी, या कोई गड्ढा नहीं था, या क्यों बन रही दोबारा? पहली रोड बढ़िया थी, वह बहुत बढ़िया थी, जिसका जवाब नहीं। या तो सरकार पर ज्यादा पैसे हो रहे या ठेकेदारों को ज्यादा कमीशन चाह रहा। हाँ भाई, हम तो ऐसा सुन रहे 40% ले रहे लोग। ये नेता लोग जिन्हें कहा चले जाए ना भाई 40% खाओ, इन्हें पता नहीं भाई। 20% विधायक का होगा, विधायक का 30 बता रहे, विधायक का कौन सा दूसरा दूल्हा जो 30 तक ले रहा। ये रोड 3-4 महीने पहले यहाँ से जो बना रहे थे, गांव वाले सैकड़ों आदमी, प्रधान जी भी थे, इस पर आपत्ति करी थी कि भाई ये सड़क परेश की बड़ी बेहतरीन बनी हुई, इसे क्यों उखाड़ रहे। तो दोबारा उन्होंने इसे उखाड़ कर दोबारा फिर बना रहे, इस पैसे को, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। गांव में 3-4 जगह ज़रूरत हो, वहाँ से ये पैसा लगता है। इनको डोगपुरी में पानी भरा पड़ा गोड्डो गोड्डो, उनको जोड़ की तरफ, शेरपुर की तरफ, जो सैंपर की तरफ जोड़ वो ज़रूरत है इसकी सड़क की। तो इसे गलत पैसा लगा रहे, गलत यूज कर रहे पैसे का। वो बनना ना चाहिए था, लेकिन अगर ये बन रहा तो गांव में तो ज़रूरत हो, जनता का पैसा बर्बाद कर रही सरकार। राज्य योजना में PWD ने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस सड़क को। उसके बाद जो मेरी जानकारी में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो संभवतः वो उसमें उन्होंने उसको लिया होगा, इस कारण वो काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रुड़की डिवीज़न में और भी सड़कें हैं जो PMGSY कर रहा है। तो उसमें जो है फेज़ 3 का मतलब ये है कि उसका उच्चीकरण होता है वो। तो हमने जब बनाई थी तो वो प्रीमिक्स कारपेट से बनाई थी, PC करी थी उसमें। तो मुझे लगता है कि अब जो PMGSY वाले जो करेंगे वो शायद उसकी सरफेस को इम्प्रूव करेंगे BMSDVC से। तो ये फेज़ 3 की सैंक्शंस हैं, इसमें PWD का तो कोई रोल है नहीं। और PMGSY में सड़कें वो अपने हिसाब से, आबादी के हिसाब से, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, वो कौन सी सड़क को लेना है, वो इसकी एक पूरी जाँच होती है, तब वो सड़कें सेलेक्ट होती हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन TV के साथ। नमस्कार।